विज्ञान की एक शाखा है कॉस्मोलॉजी, जो पूरे यूनिवर्स के अतीत, वर्तमान और भविष्य से सरोकार रखती है। यह ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, यह अब तक कैसे बदला है और यह जा कहाँ रहा है। विज्ञान की एक और शाखा है जो फिजिक्स का ही एक भाग है, मैकेनिक्स। यह शाखा किसी दार्शनिक विचार के जितनी गूढ़ तो नहीं लगती, पर यह भी काफ़ी गहरी है। यह सब शुरू चाहे जैसे भी हुआ हो और चाहे किसी भी दिशा में बढ़ रहा हो, ज़रूरी सवाल यह है कि यह चलता कैसे है। सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाशगंगा समूह गैलेक्सी क्लस्टर तक, क्या चीज़ है जो इन सबको गतिमान रखती है। चाहे कोई वस्तु तेज़ हो रही हो, धीमी हो रही हो, दिशा बदल रही हो या एक रेखा में सीधा आगे बढ़ रही हो, यह सब जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों करता है। वह कोई घन पदार्थ हो, द्रव हो, गैस हो या कोई अदृश्य रहस्यमय फोर्स हो, यह सब आपस में क्रिया कैसे करते हैं और क्यों। ये सवाल चाहे जितने भी सरल लगते हो, यह कोई नई बातें नहीं है। यह सवाल हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। किसी न किसी रूप में यह सवाल हमेशा से पूछे गए हैं। ये उतने ही पुराने हैं जितना पुराना है इंसान। इस धरती पर रहने वाले सबसे पहले मानव ज़रूर आकाश की ओर और धरती के फैलाव की ओर देखकर सोचते रहे होंगे कि यह सब चलता कैसे है। और तभी जाने अनजाने में ही सही, इस मैकेनिकल यूनिवर्स को समझने की ओर उन्होंने अपने पहले हिचकिचाते हुए कदम रख दिए थे। अगर इस यांत्रिक ब्रह्मांड को समझने की कोई कुंजी है तो वह गणित के क्षेत्र में छुपी हुई है। प्राचीन सभ्यताओं में ग्रीक लोग सबसे महान गणितज्ञ थे। उनके कार्यों ने विज्ञान की प्रगति में असीम योगदान दिया। सर्कल्स के क्षेत्र में उन्होंने मानो अपनी अंतिम सांस तक काम किया और उन्हीं के प्रयास से निकला कांस्टेंट पाई। लेकिन इन अद्भुत खोजों के बावजूद, या यूँ कहें कि शायद इन्हीं की वजह से, ग्रीक लोग पीछे रह गए। जब उनका सुनहरा युग बीत गया तो उन्होंने प्रश्न से ज़्यादा महत्व उत्तरों को देना शुरू किया, और जब सवाल कम होने लगे तब दुनिया ने स्वीकार कर लिया अरिस्टोटल का मैकेनिक्स, प्लेटो के विचार और अंत में टोलेमी का सौरमंडल। एक ऐसा सौरमंडल जिसमें सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, सर्कल्स में सर्कल्स बनाकर, सारे बिल्कुल परफेक्ट। और यह पूरी कल्पना परंपरागत ज्ञानियों को बहुत जचती भी थी। प्रश्नों की जगह अब उत्तर विराजमान हो चुके थे, और सदियों तक, खासकर रेनेसांस के दौर तक, उन्हें कोई चुनौती भी नहीं मिली। पश्चिमी सभ्यता की बुद्धि प्लेटो के आदर्शों की परिक्रमा करने में उलझ चुकी थी, और अब ये सवाल भी नहीं बचा था कि क्यों। अगर कोई सवाल था तो बस इतना कि परफेक्शन के साथ छेड़छाड़ क्यों। तो फिर कैसे टोलेमी के 1500 साल बाद उस परफेक्ट वर्तुल को तोड़ा गया, और सबसे रोचक बात कि कैसे एक सिस्टमेटिक विश्व की नई रचना ने वैज्ञानिक क्रांति की भट्टी में आकार लिया। इसकी शुरुआत हुई एक अत्यंत जिज्ञासु पोलिश भिक्षु से, जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उसने तारों की ओर देखा एक नई दृष्टि से, और पृथ्वी पर चीज़ों को देखा एक अलग रोशनी में। उसकी कल्पना में सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर। कोपरनिकस ने ब्रह्मांड को इस तरह क्यों देखा, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे बना वह संसार का पहला क्रांतिकारी। एक मानवीय समझ का पुल जो हजारों वर्षों से अड़िग होने का भ्रम दे रहा था, वह डगमगाने लगा था। शताब्दियों पुरानी शैक्षणिक परंपराओं की नींव अब असहज करने वाले सवालों से हिल रही थी, और उस बौद्धिक समझ के शून्य को भरने के लिए गैलीलियो गैलीली से बेहतर कोई शख्स नहीं था। यद्यपि उस समय, यानी इटली के रेनेसांस के दौर में, सभी ज्ञानियों में अरिस्टोटल की सोच का बोलबाला था, गैलीलियो उन सब में एक अपवाद था। वह कोपरनिकस का समर्थक था। उसमें अपने विचारों को जीने का साहस था, और उसके पास सही विचार भी थे, लेकिन वह समय गलत था।
ठीक है, उसके आलोचकों ने कहा। एक पूरी फौज पुरानी व्यवस्था की रक्षा में उठ खड़ी हुई। उन्होंने पूछा, लेकिन अगर पृथ्वी सचमुच घूमती है, वह भी इतनी तेजी से, तो पिसा की ऊंची मीनार से गिराई गई गेंद मीनार के पास ही क्यों गिरती है? किसी अगली सिटी स्टेट में क्यों नहीं गिरती? लेकिन इस बार जवाब सवालों से भी ज़्यादा खतरनाक थे। गैलीलियो ने प्रयोग भी किया और सिद्धांत भी दिया, और जो असंभव लगता था उसे सिद्ध करके दिखाया। लेकिन चर्च ने लोगों को चेताया, चीज़ों को वही रहने दो जहां वे हैं। उन्होंने कहा, गैलीलियो तो है सामान्य समझ पर हमला और रोम के लिए खतरा। और जब सब कुछ कहा और किया जा चुका था, तब शायद चर्च के लिए देर हो चुकी थी। Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. गैलीलियो सही था, और उसका सही होना केवल तर्क या संयोग नहीं था, बल्कि विज्ञान की कल्पना का एक अद्भुत उदाहरण था। उसका चमकता हुआ सुंदर दिमाग ब्रह्मांड को वैज्ञानिक भाषा में समझाने के लिए तत्पर था। वही उसे ले गया जड़त्व के नियम की ओर, लॉ ऑफ इनर्शिया की ओर। अपनी अद्भुत भौतिक अंतर्दृष्टि के साथ उसने प्रोजेक्टाइल के पथ की सही प्रेडिक्शन की, और साथ ही गिरती वस्तुओं का नियम, लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज बना लिया। यहाँ तक कि आज भी 3 सदियों के बाद भी उन प्रयोगों के पीछे के इंट्यूटिव सवाल उतने ही चुनौतीपूर्ण लगते हैं। गैलीलियो ने कैसे गणना की प्रोजेक्टाइल के मार्ग की, और ऐसा करके कैसे उसने गणित को भविष्य की ओर एक धक्का दिया। उस युग में जब देखना ही मानना था, उसने कैसे तोड़ी साफ दिखाई देने वाली भ्रांतियां। कैसे एक हथौड़ा और एक हल्का सा नाजुक पंख एक ही समय पर जमीन पर गिर सकते हैं। और जब 1633 में गैलीलियो को खुद अपमानित करके गिराया गया, तब ब्रह्मांड की रचना का यह पूरा मामला हर किसी के लिए एक मुकदमा बन गया था। और उसी समय हर दिन एक संघर्ष बन चुका था एक भटकते गणितज्ञ के लिए, जोहान्स केपलर, एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक और राजनीतिक झगड़ों से भड़के हुए 30 इयर्स वॉर में अपनी फैमिली के साथ गांव-गांव भटक रहा था। बीमारियां, गरीबी, प्रेम और प्रियजनों की हानि, जादू टोने के आरोप और उसके अपने सहयोगियों की नीचता, इन सब के बीच केपलर के लिए सिर्फ जीवित रह पाना भी एक चुनौती थी। केपलर ने अपने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को एक चाबी की तरह इस्तेमाल किया और प्रवेश किया ब्रह्मांड के उस रहस्यमय कक्ष में, लेकिन व्हाई नहीं बल्कि हाउ का उत्तर देकर, यह समझाकर कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन केपलर दहलीज पर ही ठहर गया, मैकेनिकल यूनिवर्स की दहलीज पर। अब ज़रूरत थी किसी और की, जो उठाए वो बड़ा कदम उस पथ पर जो सीधे चांद से होते हुए ब्रह्मांड की सीमा तक जाता था। और तब आगे बढ़े आइजैक न्यूटन अपने कुछ मूलभूत प्रश्नों के साथ। एक सेब क्यों गिरता है? अगर सेब गिरता है तो चांद क्यों नहीं गिरता? और अगर एप्पल और मून दोनों एक ही कारण से गिरते हैं, तो मून भी सेब की तरह ही धरती से टकराता क्यों नहीं? इन्हीं प्रश्नों को अपने जीवन भर के प्रश्न मानकर न्यूटन ने शांत भाव से उन्हें सुलझाते हुए तोड़ डाला उस पुराने तंत्र को जिसे हम कहते हैं अरिस्टोटेलियन यूनिवर्स। और फिर कुछ चौंका देने वाले उत्तरों के साथ उन्होंने रचा उसका उत्तराधिकारी, द मैकेनिकल यूनिवर्स। एक ऐसा ब्रह्मांड जो प्रेडिक्टेबल है, सुसंगत है
और चलता है सटीक मैथमेटिकल लॉज के अनुसार। लॉज ऑफ मोशन, एक ऐसी शक्ति जिससे हम मैकेनिक्स की किसी भी जटिल चुनौती का सामना कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे डेविड ने सामना किया था गोलियत का। अपनी मास्टरी ऑफ फोर्सेस और ट्रेजेक्टरीज के प्रिसाइज नॉलेज से और फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ न्यूटन ने वो समझ हासिल की जो अब तक किसी मनुष्य को नहीं मिली थी। इसीलिए वह हमारे गंभीर ध्यान और सम्मान के योग्य है। लेकिन साइंस में उत्तर तो हमेशा अतीत का हिस्सा होते हैं। भविष्य उन्हीं प्रश्नों का होता है जो जिज्ञासु पूछते हैं। इसलिए न्यूटन के लॉज भी सिर्फ एक शुरुआत थे सही दिशा की ओर। उदाहरण के लिए आज के युग में एक प्रोजेक्टाइल को मैथमेटिकल प्रिसीजन से निर्देशित किया जा सकता है। कैसे? इसका उत्तर है एक यंत्र जिसे कहते हैं जायरोस्कोप। यह कैसे काम करता है और इस सर्वव्यापक मैकेनिकल यूनिवर्स में एक साधारण बाइसिकल व्हील भी जायरोस्कोप जैसा क्यों हो जाता है? इस सवाल का एक महत्वपूर्ण उत्तर है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम है क्या और यह पूरे ब्रह्मांड में इतना महत्वपूर्ण क्यों साबित होता है? सबसे दूर स्थित गैलेक्सी के किनारे से लेकर घर के बाथरूम के वॉश बेसिन में बनती हुई व्हर्लपूल्स तक एंगुलर मोमेंटम हमेशा आपको बेहतरीन गोलों में घूमता हुआ दिखेगा। और तो और समय को सटीक तरीके से नापने की कुंजी है गोल गोल घूमना।